Namaskar to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss part 2 National Pension Scheme. In part 1, already I have discussed so many questions, and it means I clarified so many things. And in part 2, also, you can get clarification about other things. This session definitely would be interesting one. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos, and also you share my channel so that others also would get benefit. So regularly I am uploading videos. So if you detect any type of fault, please pardon me, because always I am trying my level best and always try to reach up to your expectation. So today I will discuss part 2 NPS. It is latest one. So you see my WhatsApp number 8327782034. If you need PDF, contact with me in my WhatsApp number, and PDF is paid version. My Telegram channel link is t.me/bap82034. Clear? So if you need PDF, then you contact with me in my the above WhatsApp number for administrative part and financial part. So now I am going to discuss first of all exit due to discharge from the service. जब आपको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है तब वो नॉर्मल एग्जिट की तरह होता है. जैसे नॉर्मल एग्जिट क्या है, जैसे सुपर अन्वेषण, जैसे आपका सुपर अन्वेषण रिटायरमेंट हो गया और वो नॉर्मल एग्जिट होता है एनपीएस से, वैसा ही एग्जिट ड्यू टू डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस. अब देखिए एक क्वेश्चन है, कैन आई एग्जिट इन केस ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस बाय द एम्प्लॉयर? Yes, as per the CCS NPS rules 2021 and amendments thereto, you can exit for the following grounds. आपको जो सर्विस से डिस्चार्ज किया जाएगा इस कंडीशन में डिस्चार्ज किया जाएगा और ये नॉर्मल एग्जिट की तरह होगा. जैसे सुपर अन्वेषण टाइम में एग्जिट होता है वैसा ही आपका एग्जिट होगा. कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स रेगुलर सर्विस. आप 20 इयर्स रेगुलर सर्विस आपका कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आप चाहे पब्लिक इंटरेस्ट में आपका डिपार्टमेंट आपको डिस्चार्ज कर सकता है और आप खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो. ठीक है, दोनों केस आएगा, मगर आपको 20 इयर्स रेगुलर सर्विस कंप्लीट करना है. तो अब आपको जैसे नॉर्मल एग्जिट में जो भी बेनिफिट्स मिलता है मिलेगा. और एक है बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट अंडर रूल 56 अंडर रूल 56 ऑफ फंडामेंटल रूल्स और अंडर द स्पेशल वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम. जो रूल 56 ऑफ द फंडामेंटल रूल्स है, इसमें क्या है, जब सर्विस में आप बिफोर 35 इयर्स आप ज्वाइन किया है, इफ यू ज्वाइन द गवर्नमेंट जब बिफोर 35 इयर्स, देन जब आपको 50 एज हो जाएगा तब आपको पब्लिक इंटरेस्ट से डिस्चार्ज किया जा सकता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. और जब इफ यू ज्वाइन द जॉब आफ्टर 35 इयर्स, देन आपका रिव्यू होगा 55 इयर्स में. ठीक है, आपका रिव्यू होगा 55 इयर्स में और पब्लिक इंटरेस्ट में आपको डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है. और इसमें आपको 3 मंथ्स का नोटिस, इट मीन्स आपका डिपार्टमेंट भेजेगा, गवर्नमेंट भेजेगा 3 मंथ्स नोटिस. ठीक है, तो ये है. तो रूल 56 में पब्लिक इंटरेस्ट में आपको डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है. ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है. और एक बार थोड़ा बता देता हूं, जो फंडामेंटल रूल 56 ये है रूल 56J. रूल 56J में क्लियरली मेंशन है, इफ यू ज्वाइन द जॉब बिफोर 35 इयर्स, देन एट द एज ऑफ 50, okay, your service would be reviewed and in public interest you may be discharged from service. If you join the government job after 35 years, then your service would be reviewed at 55 years and you may be discharged from service in public interest. ठीक है. और
नेक्स्ट वन, एंटाइटलमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑन इनवैलिडेशन, आपको रिटायर कर दिया जाएगा इनवैलिडेशन से। और एंटाइटलमेंट ऑन बोर्डिंग आउट फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबलमेंट, डिसेबलमेंट के वजह से आपको सर्विस से रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन इन और अंडर ए कॉर्पोरेशन और कंपनी और बॉडी wholly or substantially owned or controlled or financed by the central government or state government if the national pension system does not exist in the new organization। यदि आप ऑब्जर्व हो जाते हो कोई कंपनी कोई बॉडी और इसको सब्सटेंशियली और ओन्ड और कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और वहां पर एनपीएस सिस्टम नहीं है, एनपीएस फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, इस केस में आपको जैसे सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो इस केस में आप एग्जिट करोगे, एनपीएस से आप एग्जिट करना है आपको। नॉर्मल जैसे एग्जिट होता है वैसा ही, नॉर्मल एग्जिट में जैसे होता है यहाँ पर आपको लॉन्ग सम अमाउंट आप 60%, जो आपका अक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसका 60% आप लॉन्ग सम विथड्रॉ कर सकते हो, और मिनिमम 40%, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 60% आप विथड्रॉ कर सकते हो और मिनिमम 40% आप एन्युइटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करोगे और आपको पेंशन मिलेगा। तो ये मैक्सिमम 60% आप विथड्रॉ करोगे और मिनिमम 40% आप एन्युइटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करोगे और आपको पेंशन मिलेगा, और वही सिस्टम रहेगा। तो ये सब डिस्चार्ज में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स रेगुलर सर्विस की अंडर फंडामेंटल रूल अंडर 56J इन पब्लिक इंटरेस्ट यू कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट, okay, you can get retirement, or absorption in company, corporation or body which is owned or controlled or financed by the central government or state government, but in these companies and bodies actually NPS facility is not available। तो इस केस में आप जैसे नॉर्मल एग्जिट होता है वैसे नॉर्मल एग्जिट आप करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट शैल बी माई बेनिफिट्स एज एग्जिट में अभी बताया। जैसे नॉर्मल एग्जिट में बेनिफिट्स में जैसे सुपर अन्वेषण टाइम में, जैसे आपका सुपर अन्वेषण रिटायरमेंट होता है, और सुपर अन्वेषण रिटायरमेंट में आपको क्या मिलता है ना, मैक्सिमम जितना अक्यूमुलेटेड अमाउंट है मैक्सिमम 60% आप विथड्रॉ करोगे, नहीं कि, और मैक्सिमम जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है मैक्सिमम 60% आप विथड्रॉ करोगे और मिनिमम 40%, ठीक है, अक्यूमुलेटेड अमाउंट आप एन्युइटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करोगे और आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, ये था, यहां पर वही है, ठीक है, यहां पर कोई अलग नहीं है, वही है। चलो ठीक है, व्हाट विल हैपन टू माय अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इफ आई ऑप्ट फॉर पेंशनरी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। यहां पर पेंशनरी रिलीफ क्या है, इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट दोनों केस में आएगा। आप देख लीजिए, इनवैलिडेशन और ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबलमेंट, इस केस में आप ऑप्शन दिया है, अभी ऑप्शन आया है फॉर्म 1 में, आप ऑप्शन दिया है कि सपोज डेथ हो जाता है, कि इनवैलिडेशन में आपको सर्विस से रिटायर होना है, कि आप डिसेबलमेंट के वजह से आपको रिटायर होना है, तो अब ऑप्शन दिया है। तो ओल्ड पेंशन जो है CCS ओल्ड पेंशन रूल्स 2021 के हिसाब से आपको बेसिकली इस केस में पेंशन मिलेगा, इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट केस में पेंशन मिलेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन देना होगा, वहां पर यही पर दिया है, इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स पेंशनर रिलीफ टू द ग्राउंड्स ऑफ रिटायरमेंट ऑन इनवैलिडेशन और बोर्डिंग आउट ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबलमेंट, द एम्प्लॉयर शैल हैव द राइट टू एडजस्ट और सीक टू ट्रांसफर द पार्ट। आपका जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है गवर्नमेंट चाहेगा उसका पार्ट है कि फुल है, उसको गवर्नमेंट अकाउंट को ट्रांसफर करके आपको ओल्ड पेंशन जैसे है, इनवैलिडेशन पेंशन है और डिसेबलमेंट पेंशन है, आपको मिलेगा। ठीक है, वही दिया है, द एम्प्लॉयर शैल हैव द राइट टू एडजस्ट और सीक टू ट्रांसफर द पार्ट और फुल अक्यूमुलेटेड पेंशन पर्पस ऑफ द सब्सक्राइबर टू इटसेल्फ एज पर द एप्लीकेबल सर्विस रूल्स, और जो बाकी है वो आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। द रिमेनिंग अक्यूमुलेटेड पेंशन पर्पस इफ एनी शैल बी पेड इन लॉन्ग सम टू द सब्सक्राइबर। तो इस केस में क्या है, इनवैलिडेशन आप ऑप्शन दिया है फॉर्म 1 में, अभी तो ऑप्शन आ चुका है कि मुझे डेथ हो जाएगा तो फैमिली पेंशन,
सपोज ये इनवैलिडेशन केस में मैं रिटायरमेंट करता हूँ, इनवैलिडेशन पेंशन। कि डिसेबलमेंट के वजह से सपोज मुझे सर्विस से डिस्चार्ज होगा तो डिसेबल पेंशन। तो आप ऑप्शन देना है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक फॉर्म 1 में आपको ऑप्शन देना है, आप ऑप्शन दिया है तो इस केस में आपको इनवैलिडेशन पेंशन और डिसेबल पेंशन मिलेगा। और इस केस में आपका जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है एनपीएस में, जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि पार्ट की फुल वो गवर्नमेंट अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा और जिसके वजह से आपको पेंशन मिलेगा। और जितना पार्ट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा अक्यूमुलेटेड पार्ट का कितना पार्ट जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो लॉम सम के आकार में सब्सक्राइबर को पे कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना है। सपोज यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है 14%, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसमें ओल्ड पेंशन दिया जाएगा। और जो 10% कंट्रीब्यूशन है एंड इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है तो वो बेसिकली सब्सक्राइबर को लमसम आकार में पेमेंट कर दिया जाएगा। यदि आपको इनवैलिडेशन पेंशन और डिसेबल पेंशन मिलेगा सीसीएस ओल्ड पेंशन रूल्स 2021 के हिसाब से। ठीक है, चलो एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021। एक रूल 10 में क्लियरली दिया है, जो सीसीएस इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन रूल्स 2021 रूल 10 में क्लियरली मेंशन है कि आपको ऑप्शन आपको देना है कि सपोज आपका डेथ हो जाता है, सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है, कि सब्सक्राइबर इनवैलिडेशन केस में उसका रिटायरमेंट हो जाता है, डिसेबल केस में उसका रिटायरमेंट हो जाता है, कि उसका मिसिंग हो जाता है। तो इस केस में आप ऑप्शन दिया है, तो वहां पर जो सीसीएस ओल्ड पेंशन रूल्स 2021 है उसके हिसाब से फैमिली पेंशन, इनवैलिडेशन पेंशन, डिसेबल पेंशन इसे बेसिकली आपका फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम shall at the timing of joining गवर्नमेंट सर्विस एक्सरसाइज एन ऑप्शन इन फॉर्म 1। जब आप ज्वाइन करोगे और आपका एनपीएस सिस्टम आप जब when you join the job and you join the एनपीएस, वहां पर एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा फॉर्म 1 में फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972। और अभी जो है बेसिकली वो 2021 हो चुका है, ये अभी आया है मॉडिफिकेशन होके सीसीएस ओल्ड पेंशन रूल्स 2021। और सेंट्रल सर्विसेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 ये भी अभी मॉडिफाई होकर आया है, 2023 होकर आया है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 2023 होकर आया है। इन द इवेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स कब मिलेगा? जैसे आपका जो सर्विस में, इन सर्विस में डेथ होता है, जो सपोज कोई गवर्नमेंट का काम कर रहे हो और उसके वजह से सपोज आपका डेथ हो गया, कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए। ठीक है, इस केस में आपको इनवैलिडेशन पेंशन मिल सकता है, डिसेबल पेंशन मिल सकता है, और डेथ हो जाएगा तो वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन। मगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन क्या है कि गवर्नमेंट का कोई वर्क, माने इन सर्विस में डेथ हुआ और कोई गवर्नमेंट के वर्क में आप इन्वॉल्व थे, डेथ हुआ, तो वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन मिलेगा। तो यहां पर थोड़ा आप मॉडिफाई कर दीजिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 1972 को मॉडिफाई कर दिया गया है, और सेंट्रल सिविल सर्विस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स ये 2023 इसको भी मॉडिफाई कर दिया गया है। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ डेथ की और बोर्डिंग आउट ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबलमेंट और इनवैलिडेशन। तो इस केस में आपको ऑप्शन देना है। आप अभी ऑप्शन क्या है, अभी जब आप गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करोगे तो आपका तो एनपीएस है, वहां पर फॉर्म 1 में मेंशन करोगे। सपोज सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो मेरा फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा। जैसे कोई गवर्नमेंट वर्क में मैं इन्वॉल्व हूँ और वर्क के वजह से सपोज फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, ठीक है, कि डिसेबल हो गया, कि उसके वजह से डेथ हो गया, तो वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन मिलेगा। और तो आपको ऑप्शन देना है फॉर्म 1 में। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स अभी गवर्नमेंट सर्विस में है ऑलरेडी, हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस एंड आर कवर्ड बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम shall also exercise such option as soon as possible after the notification of these rules।
ये जब रूल नोटिफाई हुआ, ये एक्चुअली नोटिफाई हुआ मार्च 2021 में। जो सीसीएस जो एनपीएस रूल्स 2000, ये जो है सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 ये इम्प्लीमेंट हुआ मार्च में। तो ये बोल रहा है जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो इसके बाद तो ये ऑप्शन आया। अभी जो गवर्नमेंट जब ज्वाइन करेंगे उनका एनपीएस है वो फॉर्म 1 में मेंशन करेंगे कि उनको सपोज डेथ हो जाता है तो उनका फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा, कि सपोज इनवैलिडेशन केस में इनवैलिडेशन पेंशन, कि डिसेबल केस में डिसेबल पेंशन, ठीक है। और गवर्नमेंट वर्क में इन्वॉल्व है और वर्क के वजह से सपोज द कंसर्न एम्प्लॉय इनवैलिडेट हो गया, कि डिसेबल हो गया, कि हैंडीकैप्ड हो गया, तो उस केस में उसको पेंशन मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन केस में कि उसका डेथ हो जाता है, गवर्नमेंट वर्क में कोई मैकेनिकल वर्क कर रहा है और डेथ हो गया, कोई भी गवर्नमेंट वर्क में इन्वॉल्व है, डेथ हुआ, तो इस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन मिलेगा उसका फैमिली को। तो ये सब जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ अभी आप फॉर्म 1 में आपके लिए ऑप्शन है। मगर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में थे और उनका एनपीएस था, ये तो ऑप्शन नहीं था, ये तो आ गया मार्च 2021 में ये रूल आया। सेंट्रल सिविल सर्विसेज एनपीएस रूल्स 2021 में ये मेंशन किया गया। और कहां पर? रूल 10, इसी का रूल 10 में मेंशन हुआ, नहीं कि रूल 10 में मेंशन हुआ। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी एनपीएस में है, तो आज सुन एज पॉसिबल वो भी ये फॉर्म को फिलअप कर देना है, ठीक है। मगर अभी तक जो ऑटोनोमस बॉडीज है वहां पर ये ऑप्शन नहीं है, मगर डायरेक्ट डिपार्टमेंट जो है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वहां पर ये ऑप्शन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 रूल 10 में ये ऑप्शन है, ठीक है। डेथ हो जाता है, इनवैलिडेट हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, इस केस में पेंशन मिलेगा, फैमिली पेंशन, इनवैलिडेशन पेंशन, डिसेबल पेंशन। और कोई गवर्नमेंट वर्क में इन्वॉल्व है, द कंसर्न एम्प्लॉई involved in government work and due to government work actually he is died or he is invalidate or he is disabled, तो इस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 2023 अभी मॉडिफाई हुआ है। जैसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के जगह उसको मॉडिफाई करके 2021 हो गया, ठीक है। वहां पर पेंशन मिलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। एग्जिट ड्यू टू डेथ बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन। अभी देखेंगे बिफोर सुपरएनुएशन यदि सब्सक्राइबर का डेथ होता है क्या क्या क्वेश्चन उसके ऊपर है, हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द प्रोविजंस टू सेटल द केस अपॉन अनफॉर्चुनेट डेथ। तो यहां पर तो एक ऑप्शन है, यदि आप फॉर्म 1 में ऑप्शन दिया है कि मेरा डेथ हो जाता है तो मुझे फैमिली पेंशन मिलेगा, तो इसमें कोई, अभी तो हम डिस्कस किए जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है और वो ऑलरेडी फॉर्म 1 में ऑप्शन दे चुका है कि मेरा डेथ हो जाता है तो फैमिली पेंशन मिलेगा, तो इस केस में आपका जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कितना अक्यूमुलेटेड अमाउंट को गवर्नमेंट को चला जाएगा और वो उसके हिसाब से पेंशन देगा, और जो बाकी बचेगा वो लॉन्ग सम आकार में आपका फैमिली उसको विथड्रॉ कर सकता है। जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि गवर्नमेंट ये दिया कि जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो लॉन्ग सम के आकार में बेसिकली फैमिली को दे दिया जाएगा। ओके, तो आप ऑप्शन देना है, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑप्शन दिया है कि मुझे मेरा डेथ होने से फैमिली पेंशन, मेरा फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा, तो इस केस में मैं बता रहा हूं, तो इस केस में आपको ये जो आगे में एनुइटाइजेशन और लॉन्ग सम ये नहीं है, मगर आप वहां पर ऑप्शन दिया है कि मुझे जो बेसिकली मुझे लेना है, इस केस में लेना है बेसिकली एनपीएस रूल्स के हिसाब से मेरा फैमिली को पेंशन मिलेगा, तो वहां पर क्या होगा, आप लॉन्ग सम जो है जितना अक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसका 20% आप विथड्रॉ कर सकते हो, आपका नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर, और 80% क्या होगा, अन्युइटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट होगा और पेंशन मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, फॉर्म 1 में आपको ऑप्शन देना है, आप ओल्ड पेंशन को चूज कर रहे हो ना, बेसिकली जो पीएफआरडीए का जो एग्जिट ऑप्शन है उसको चूज कर रहे हो। आप ओल्ड पेंशन को चूज करोगे तो फैमिली पेंशन मिलेगा, आप ओल्ड पेंशन को चूज नहीं करोगे तो आप पीएफआरडीए का एग्जिट रूल को आप सपोज चूज करोगे, तो इस केस में आपका डेथ हो जाता है
तो जितना एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसका 20% नॉमिनी नहीं है, कोई भी नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर को मिलेगा, और बाकी जो 80% एक्यूमुलेटेड अमाउंट वो एन्युटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट होगा और आपको पेंशन मिलेगा। मगर सबसे बढ़िया है अभी आपको ऑप्शन दे देना है कि मेरा डेथ हो जाएगा तो मेरा फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट का कितना पोर्शन गवर्नमेंट को चला जाएगा, और जो बाकी पार्ट है वो लॉमसम आकार में नॉमिनी को, नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर को पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो गवर्नमेंट को चला गया गवर्नमेंट अकाउंट को उसके हिसाब से आपको फैमिली पेंशन मिलेगा आपका फैमिली को। ठीक है, मगर इस केस में मैं जो डिस्कस किया ये बेसिकली जो PFRDA का एग्जिट रूल के हिसाब से मैं दे दिया, और इसमें आपको फॉर्म 1 में मेंशन भी देना है। अभी मैं डिस्कस किया, आप फैमिली पेंशन ओल्ड पेन जो CCS ओल्ड पेंशन रूल्स 2021 जो है उसमें जो फैमिली पेंशन है आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, कैन नॉमिनी लीगल हेयर कंप्लीटली विथड्रॉ एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ विदाउट अनविटाइजेशन? ये दिया है कंप्लीट विथड्रॉल कब होगा, जब आपका सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है और आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट लेस देन 5 लाख से, आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट लेस देन 5 लाख से सब्सक्राइबर का डेथ होता है, तो इस केस में इसको कंप्लीटली नॉमिनी है तो नॉमिनी कंप्लीटली विथड्रॉ करेगा, और नॉमिनी कोई भी नॉमिनी नहीं है तो लीगल है कंप्लीटली विथड्रॉ करेगा। इसको आपको याद रखना है। यदि सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है इस केस में, ये भी था सुपर अन्वेषण टाइम में, सुपर अन्वेषण टाइम में यदि आपका जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट लेस देन 5 लाख होगा तो उसको आप कंप्लीटली विथड्रॉ कर सकते हो। और इस केस में जैसे सब्सक्राइबर का डेथ होता है और एक्यूमुलेटेड अमाउंट लेस देन 5 लाख है, उसको कंप्लीटली विथड्रॉ किया जाएगा। ओके, नॉमिनी है तो नॉमिनी विथड्रॉ करेगा, कोई भी नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर विथड्रॉ करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, व्हाट विल हैपन इफ नॉमिनेशन इज इनवैलिड? ये क्वेश्चन पूछा है। Where no valid nomination exists in accordance with these regulations at the time of exit on account of death of subscriber, the nomination if any exiting, यहाँ पर देखिए, the nomination if any existing in the records of his or her employer for the purpose of receiving other admissible terminal benefits shall be treated as nomination for exit under the NPS. सपोज कोई सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है और कोई वैलिड नॉमिनेशन नहीं है, तो आपका जो ऑलरेडी सर्विस बुक में मेंशन है कि किसको टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा, जो डेथ ग्रेचुइटी है ये सब मिलेगा ना, तो उसी वहां पर सर्विस बुक में मेंशन है, तो कोई वैलिड नॉमिनेशन नहीं मिलेगा, तो वहां पर जो जिनको टर्मिनल बेनिफिट्स मिलेगा उनको ही वो दे दिया जाएगा। जैसे आप ऑप्शन चूज किया है कि मुझे बेसिकली जो भी ऑप्शन आप चूज किया है, चाहे ओल्ड पेंशन, फैमिली पेंशन आप चूज किया है, नहीं तो PFRDA एग्जिट रूल्स के हिसाब से आप पेंशन लोगे। तो ये दोनों केस में क्या है, जैसे आपका डेथ हो जाता है तो आप PFRDA का एग्जिट रूल्स को ऑप्शन चूज किया है, तो बेसिकली उस केस में क्या होगा ना, 80% जो एक्यूमुलेटेड फंड का 80% एन्युटाइजेशन होगा, एन्युटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट होगा, मगर 20% आप लॉम सम विथड्रॉ करोगे, तो ये 20% किसको मिलेगा? वैलिड नॉमिनेशन तो नहीं है, ये 20% किसको मिलेगा? तो ये 20% क्या है, वैलिड नॉमिनेशन नहीं है, तो आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें जो भी आप जिनका नाम दिया है उनको दे दिया जाएगा यदि वैलिड नॉमिनेशन नहीं है, क्योंकि आपको टर्मिनल बेनिफिट्स तो मिलेगा। टर्मिनल बेनिफिट्स क्या है, जैसे आपका EL एनकैशमेंट होगा, आपको ग्रेचुइटी मिलेगा, नहीं कि डेथ ग्रेचुइटी मिलेगा, ये सब। अदर केस में यदि आप फैमिली पेंशन चूज किया है, तो मैं बताया जब फैमिली पेंशन चूज किया है फॉर्म 1 में, तब क्या होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट का कितना पोर्शन गवर्नमेंट को जाएगा और उसके हिसाब से वो फैमिली पेंशन देगा, और कितना पोर्शन, जो पोर्शन बचेगा वो एक्चुअली उसको नॉमिनी उसको लॉम सम विथड्रॉ करेगा। ठीक है, कि गवर्नमेंट अभी डिसाइड कर दिया जो बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट अकाउंट को चला जाएगा और उसके हिसाब से फैमिली पेंशन मिलेगा, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो उसको बेसिकली लॉम सम विथड्रॉ कर लेगा। कौन करेगा? नॉमिनी करेगा। वहां पर वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो बेसिकली आपका सर्विस रिकॉर्ड में जो भी आप जिनका नाम दिया है उनको वो पेमेंट कर दिया जाएगा।
तो एम्प्लॉयर शैल सेंड ए कंफर्मेशन ऑफ सच नॉमिनेशन इन इट्स रिकॉर्ड्स टू द एनपीएस ट्रस्ट और क्रा व्हेल फॉरवर्डिंग द क्लेम फॉर प्रोसेसिंग। तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो फॉरवर्ड कर देगा। वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो आपका एम्प्लॉयर आपका सर्विस रिकॉर्ड को देखेगा और सर्विस रिकॉर्ड में जो भी नॉमिनेशन है उसको एनपीएस ट्रस्ट को और जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है उसको फॉरवर्ड कर देगा। ओके, नेक्स्ट ये है कि लास्ट देखिए, however valid nomination cannot be established even after referring the employer's record। एम्प्लॉयर्स का रिकॉर्ड को देखने के बाद भी फिर वैलिड नॉमिनेशन नहीं मिला तो इस केस में लीगल हेयर को मिलेगा, लीगल हेयर को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो दो तीन चीज आपको, वैलिड नॉमिनेशन नहीं है, एम्प्लॉयर का रिकॉर्ड को हम जाएंगे। एम्प्लॉयर का जो रिकॉर्ड है आपका सर्विस रिकॉर्ड है, सर्विस रिकॉर्ड में आप नॉमिनेशन दिया है कि नहीं, तो सर्विस रिकॉर्ड के में जाएंगे। सर्विस रिकॉर्ड में जो नॉमिनेशन दिया है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा एनपीएस ट्रस्ट और क्रा को। और वहां पर सर्विस रिकॉर्ड में भी नहीं है तो अल्टीमेटली लीगल हेयर को दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ ऑफ द डिसीज सब्सक्राइबर इन केस ऑफ पेंशनरी रिलीफ। मैं अभी बताया पेंशनरी, सपोज आप जो डिसीज्ड सब्सक्राइबर है वो फैमिली पेंशन चूज किया था और उसको कैसे पेंशनरी रिलीफ मिलेगा, तो वहां पर एक्चुअली गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि आपका जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है कितना पोर्शन आपका गवर्नमेंट अकाउंट को जाएगा। तो सपोज गवर्नमेंट अकाउंट को चला गया जितना पोर्शन, और जो बचेगा उसको नॉमिनी क्या करेगा, फैमिली मेंबर वो उसको लॉमसम विथड्रॉ करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी अभी दिया कि सपोज जो 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, जितना गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो सब गवर्नमेंट अकाउंट को जाएगा और आपको बेसिकली फैमिली पेंशन मिलेगा, और बाकी जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको फैमिली मेंबर लॉमसम विथड्रॉ कर लेंगे। और यदि कोई वैलिड नॉमिनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो सर्विस रिकॉर्ड में जाएंगे। सर्विस रिकॉर्ड में जो नॉमिनेशन है, क्योंकि टर्मिनल बेनिफिट जैसे लीव एनकैशमेंट है, जैसे आपका ग्रेचुइटी है, और वहां पर सर्विस रिकॉर्ड में कोई वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो अल्टीमेटली लीगल हेयर को मिलेगा। तो मैं बताया, तो ये ऐसे नहीं दिया, मगर ओल्ड पेंशन, सपोज आप फैमिली पेंशन लोगे, सपोज आप फैमिली पेंशन को चूज किया है, सपोज डेथ हो जाता है इन सर्विस में, आप फैमिली पेंशन चूज किया है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि अक्यूमुलेटेड पर्सन का कितना पोर्शन गवर्नमेंट अकाउंट को जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो जो नॉमिनी है वो उसको लॉमसम विथड्रॉ करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। अच्छा, यहां पर क्या है, सब्सक्राइबर गोज मिसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब्सक्राइबर गोज मिसिंग बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द एम्प्लॉयर। जब जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मिसिंग हो गया, उसका एनपीएस था, नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट था, और उसका मिसिंग हो गया, मिसिंग केस में क्या बेनिफिट मिलेगा अभी चलेंगे। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, एक गवर्नमेंट गेजेट में एक अमेंडमेंट आया था, जो नंबर था 57/03/2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ये जो अमेंडमेंट आया था 28 अप्रैल 2022 में आया था। सब्जेक्ट ये था, प्रोविजन फॉर एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स टू फैमिली ऑफ मिसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। तो यहां पर भी वही है, यदि ऑप्शन है, आप क्या ऑप्शन चूज किया है। यदि आप सीसीएस पेंशन रूल्स को आप चूज किया है, सपोज आपका मिसिंग हो गया और बाद में डेथ डिक्लेयर हो गया, ओके, तो इस केस में फैमिली पेंशन मिलेगा क्योंकि आप ऑप्शन चूज किया है। और आप वो ऑप्शन नहीं लिया, सपोज आप पीएफआरडीए एग्जिट रूल्स का ऑप्शन लिया, तो इस केस में बेसिकली जो भी जैसे डेथ केस में आपका 20% जो है बेसिकली लॉमसम विथड्रॉ होगा, नॉमिनी विथड्रॉ करेगा, और 80% वो अनुइटाइजेशन होगा, बेसिकली अनुइटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा और आपको पेंशन मिलेगा। तो मिसिंग के लिए भी वही ऑप्शन है, मिसिंग के लिए भी दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, यहां पर भी दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है फैमिली पेंशन ऑप्शन है,
एक ऑप्शन आपको फैमिली पेंशन है, और एक ऑप्शन है, ऑप्शन 2 जो है ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 में बेसिकली जो एनपीएस एग्जिट रूल्स है इसके हिसाब से, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। यदि आप फैमिली पेंशन को चूज किया तो इस केस में आप जानते हो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि बेसिकली आपका अक्यूमुलेटेड फंड का कितना पोर्शन गवर्नमेंट अकाउंट को जाएगा जो आपको गवर्नमेंट फैमिली पेंशन देगा, और बाकी जो है वो नॉमिनी उसको लमसम अमाउंट जो बाकी जो बचेगा वो विथड्रॉ करेगा। और एग्जिट ऑप्शन में क्या है, यदि आप इसको चूज किया जो पीएफआरडीए का एग्जिट रूल्स को चूज किया तो 20% लॉन्ग सम विथड्रॉ होगा और 80% अनविटाइजेशन होगा। ठीक है, 80% अनविटाइजेशन होगा और 20% लॉन्ग सम विथड्रॉल होगा। नहीं कि तो ये जो रूल है, तो मिनिमम आपका जो मैक्सिमम 20% लॉन्ग सम विथड्रॉल होगा, 80% अनविटाइजेशन होगा। और आप फैमिली पेंशन लिया है तो आपको फैमिली पेंशन का ऑप्शन लिया है तो फैमिली पेंशन मिलेगा मिसिंग केस में भी। चलो उसको डिस्कस करते हैं। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड बाय एनपीएस गोज मिसिंग, इसको अंडरलाइन कर दिया, ड्यूरिंग सर्विस द बेनिफिट्स ऑफ फैमिली पेंशन मे बी पेड टू द फैमिली इफ द मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट हैड एक्सरसाइज्ड ऑप्शन। यदि आप ऑप्शन दिया था फॉर बेनिफिट्स अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स ऑन डेथ और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन डिसेबिलिटी और इनवैलिडेशन, और एक है ये जो डिफॉल्ट ऑप्शन है सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ये ऑप्शन लिया है सीसीएस पेंशन रूल्स ऑन डेथ आप लिया है तो फैमिली पेंशन मिलेगा। यदि आप चूज किया है इसको सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021, तो इसमें जो है मैक्सिमम 20% विथड्रॉल होगा और मिनिमम 80% क्या होगा, अनविटाइजेशन होगा। यदि आप लास्ट वन जो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021 को आप चूज किया है, ठीक है। अदरवाइज आप पेंशन को चूज किया, आप फैमिली पेंशन को चूज किया है तो आपका मिसिंग होने से, जैसे डेथ केस में इन सर्विस में डेथ होता है, जैसे फैमिली पेंशन आप ऑप्शन चूज किया है तो फैमिली पेंशन मिलेगा, तो वैसा ही यहाँ पर आप फैमिली पेंशन को चूज किया है तो आपको बेसिकली फैमिली पेंशन मिलेगा, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एंड लीव एनकैशमेंट, ये सब मिल जाएगा आपको। सपोज एक एम्प्लॉय जैसे ओल्ड पेंशन में था वैसा ही एक एम्प्लॉय मिसिंग हो गया, मिसिंग होने से जैसे उसका जो सैलरी एरियर है, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी क्योंकि अभी उसका डेथ डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी ओनली मिसिंग है, एंड लीव एनकैशमेंट है, शैल बी पेड टू द फैमिली इन ऑल केसेस। चाहे आप बेसिकली फैमिली पेंशन को चूज किया कि आप जो एनपीएस का जो एग्जिट ऑप्शन को चूज किया, मगर ये सब आपको मिल जाएगा। आपका एरियर्स ऑफ सैलरी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट शैल बी पेड टू द फैमिली इन ऑल केसेस वेयर गवर्नमेंट employee covered under NPS goes missing during service, okay, irrespective whether the employee had exercised options of the benefits under CCS pension rules or under the pension fund regulatory and development authority exit and withdrawals under national pension system regulations 2015। कोई जो भी ऑप्शन आप चूज किया है, चाहे आप फैमिली पेंशन को चूज करो, नहीं तो आप जो एग्जिट एंड विथड्रॉल्स है पीएफआरडीए का उसको चूज करो, मगर ये सब आपको मिल जाएगा। सैलरी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट एज यूजुअल मिलेगा, आप कोई भी ऑप्शन चूज करो, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर एनपीएस गोज मिसिंग ड्यूरिंग सर्विस एंड हिज फैमिली इज गिवन फैमिली पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स, ओके। यदि आप फैमिली पेंशन को चूज किया है तो ऑटोमेटिकली आपका फैमिली को, आपका मिसिंग होने से आपका फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा। तो उस समय क्या होगा, जो आपका प्राण है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम वुड रिमेन सस्पेंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपका डेथ डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी ओनली आपका मिसिंग हुआ है। मिसिंग हुआ है तो आपका जो सैलरी का एरियर है कि आपका जो बेसिकली रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, जैसे ओल्ड पेंशन में था, आपका रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, आपका लीव एनकैशमेंट, ये सब एज यूजुअल मिल जाएगा, ठीक है। और आपका फैमिली को पेंशन मिलेगा। और वहां पर क्या होगा, अभी डेथ डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आपका जो प्राण है वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, प्राण को सस्पेंड कर दिया जाएगा टिल
द गवर्नमेंट सर्वेंट रीअपियर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। टिल द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये देखिए, टिल द गवर्नमेंट सर्वेंट रीअपियर्स और ही इज डिक्लेयर्ड डेड। जब तक आप सपोज आप फ्यूचर में रीअपियर कर सकते हो और अदरवाइज आपका डेथ डिक्लेयर होगा, तो अभी तो नहीं हुआ है ना, तो तब तक आपका प्राण को सस्पेंड कर दिया जाएगा, वुड रिमेन सस्पेंडेड। आपका फैमिली को सब बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे जो आपका सैलरी का जो एरियर है मिल जाएगा, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिल जाएगा, लीव एनकैशमेंट मिल जाएगा, और आप फैमिली पेंशन चूज किया है तो फैमिली पेंशन आपका फैमिली को मिलेगा। मगर इस केस में क्या होगा, प्राण को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओके, प्राण को सस्पेंड कर दिया जाएगा टिल द गवर्नमेंट सर्वेंट रीअपियर्स और टिल इज डिक्लेयर्ड डेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। सपोज फ्यूचर में आप फिर आप आ सकते हो और आपका डेथ डिक्लेयर होगा, चाहे अभी डेथ हो कि आफ्टर 7 ईयर्स, ऑटोमेटिकली आफ्टर 7 ईयर्स। सपोज ये जो गवर्नमेंट रूल है कि चाहे अभी डिटेक्ट हो गया कि डेथ हो गया कि अब 7 ईयर्स क्रॉस हो गया, तो 7 ईयर क्रॉस होने से माना जाएगा कि डीमली इट इज डिक्लेयर्ड दैट इट मींस द पर्सन इज डेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यदि आप रीअपियर करते हो इन द इवेंट ऑफ रीअपियरेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, सपोज फ्यूचर में आप रीअपियर करते हो, तो फिर आपका एनपीएस जो प्राण को तो सस्पेंड किया गया था उसको रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फ्यूचर में आप रीअपियर होगा तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। जब मिसिंग केस में जब तक ये कंडीशन है, इसको याद रखिए, टिल द गवर्नमेंट सर्वेंट रीअपियर्स और स्टिल ही इज डिक्लेयर्ड डेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, तब तक आपका प्राण को सस्पेंड कर दिया जाएगा। यदि आप रीअपियर करते हो तो आपका एनपीएस अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और फिर एनपीएस ऑपरेटिव हो जाएगा। और समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सस्पेंड किया गया था, आपका रीअपियर हो गया, उसको रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और वो एज यूजुअल आपका एनपीएस फिर ऑपरेटिव होगा। और यहाँ पर रिकवरी, जो आपको फैमिली को पेंशन मिल रहा है इंडेमनर, ये जो इंडेमनर है जो क्षतिपूर्ति देगा, बेसिकली जो फैमिली मेंबर एक्चुअली फैमिली पेंशन लिया है उससे रिकवरी कर दिया जाएगा पेमेंट्स को। रिकवरी द पेमेंट्स मेड टू द फैमिली ऑफ मिसिंग एनपीएस एम्प्लॉय वुड बी मेड फ्रॉम द इंडेमनर। ठीक है, यदि ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर, आप देख लीजिए, हाउएवर इन द इवेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बीइंग डिक्लेयर्ड डेड एट एनी टाइम और आफ्टर 7 ईयर्स माना जाएगा। यदि कोई एनी टाइम आपका सपोज जो डेथ है वो डिटेक्ट हुआ कि आफ्टर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के बाद ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे कि वो कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो गया। तो इस केस में आपको ऑलरेडी रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिला था, अभी डेथ ग्रेचुइटी उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होगा, यदि आपको और ज्यादा देना है वो भी दे दिया जाएगा। ठीक है, however in the event of government servant being declared dead at any time or after 7 years, ताले वो वहां केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो प्राण को बंद कर दिया जाएगा। इट मींस जो अक्यूमुलेटेड फंड है वो उसका गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कितना पोर्शन चला जाएगा गवर्नमेंट अकाउंट को, और जो बचेगा वो आपका नॉमिनी जो है फैमिली मेंबर है वो लमसम विथड्रॉ करेंगे। मगर एज यूजुअल मिसिंग केस में फैमिली पेंशन मिला, फैमिली पेंशन मिलेगा। यदि रीअपियर होता है तो आपका फिर एनपीएस को तो सस्पेंड किया गया था, आपका रीअपियर होता है तो वहां पर आपका फिर एनपीएस एक्टिवेट होगा और ऑपरेट होगा, और जो फैमिली पेंशन मिला था उसको रिकवरी किया जाएगा। मगर ये कैसे, कभी भी सपोज एट एनी टाइम, सपोज द सब्सक्राइबर्स डेथ इज डिटेक्टेड और 7 ईयर्स और आफ्टर 7 ईयर्स, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन में क्या होगा, आपका एनपीएस को बंद कर दिया जाएगा। इस केस में जो आपको यहाँ पर डिसाइड होगा कि एक्यूमुलेटेड जो आपका अमाउंट है उसका कितना पोर्शन गवर्नमेंट अकाउंट को जाएगा पेंशन के लिए, फैमिली पेंशन के लिए, और बाकी जो है वो आपका जो नॉमिनी है, जो आपका फैमिली मेंबर है, उनको दे दिया जाएगा। तो भाई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस अंडर एनपीएस वुड बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट अकाउंट एंड रिमेनिंग कॉर्पस कंप्राइजिंग ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एंड रिटर्न्स देयरऑन वुड बी पेड टू द नॉमिनी और लीगल हेयर। यही बता रहा है, जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 14% वो चला जाएगा पेंशन के लिए, और बाकी जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% है, ठीक है, और उसके ऊपर जो रिटर्न है, क्योंकि उसके ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन के ऊपर रिटर्न मिल रहा है ना, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो बाकी जो आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो फैमिली मेंबर को लॉमसम के आकार में वो आपका फैमिली मेंबर की आपका जो नॉमिनी है वो विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मिसिंग केस में, थोड़ा आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था।
चलो नेक्स्ट वन चलेंगे, एग्जिट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन, प्री मैच्योर एग्जिट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अभी प्री मैच्योर एग्जिट के ऊपर जाएंगे, इस पार्ट को देखेंगे। प्री मैच्योर एग्जिट मींस बिफोर सुपरएनुएशन। चलो, व्हेन विल बी प्री एग्जिट ट्रीटेड एज प्री मैच्योर एग्जिट? प्री मैच्योर एग्जिट मींस बिफोर सुपरएनुएशन। लिविंग द सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सर्विसेज रूल्स एप्लीकेबल। तो फर्स्ट वन है लिविंग द सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन। जो आपका सुपरएनुएशन रिटायरमेंट का जो एज है उसके पहले आप सर्विस लीव करते हो। रेजिग्नेशन फ्रॉम द सर्विस वॉल्यूंटरीली, आप वॉल्यूंटरीली रिजाइन दे रहे हो सर्विस को। आपको डिसमिस और रिमूव कर दिया गया, मेजर पेनल्टी लगा, आपको सर्विस से रिमूव और डिसमिस कर दिया गया, और पेनल्टी के वजह से आपको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, मेजर पेनल्टी के वजह से कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया। तो ये सभी केस में प्री मैच्योर एग्जिट आएगा। एक है लिविंग द सर्विस बिफोर सुपरएनुएशन, एक है रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस वॉल्यूंटरीली, आप खुद रेजिग्नेशन दे दिया कि ड्यू टू पेनल्टी इट मींस द कंसर्न एम्प्लॉय रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, और ऑन द बेसिस ऑफ पेनल्टी बेसिकली द कंसर्न एम्प्लॉय इज कंपल्सरीली रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। ये सब प्री मैच्योर एग्जिट में जाएगा। ठीक है, इस सभी केस में प्री मैच्योर एग्जिट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ऑप्शन को आप देख लीजिए। नेक्स्ट है अच्छा, प्री मैच्योर एग्जिट में आप जानते हो, प्री मैच्योर एग्जिट में मैक्सिमम जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है, मैक्सिमम 20% आप लॉम सम विथड्रॉ करोगे, ये लिख दिया, लॉम सम विथड्रॉल करोगे, और मिनिमम 80% क्या होगा, अनुइटाइजेशन होगा, अनुइटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट होगा। ठीक है, अनुइटी के ऊपर इन्वेस्ट होगा। तो मैक्सिमम 20% आप बेसिकली लॉमसम विथड्रॉ करोगे, और मिनिमम 80% अनुइटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट होगा जो पेंशन मिलेगा। ठीक है, ये प्री मैच्योर एग्जिट का रूल है। राइट, चलो नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, यहां पर एक बढ़िया क्वेश्चन है, कैन आई कंप्लीट विथड्रॉ माई अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ विदाउट अनुइटाइजेशन? इस केस में, जो प्री मैच्योर एग्जिट केस में, हाँ, यदि आपका अक्यूमुलेटेड वेल्थ लेस देन, यहां पर दिया है, फिर अक्यूमुलेटेड पेंशन इज इक्वल टू और लेस देन 2.5 lakhs, if your accumulated pension wealth is equal to or less than a sum of 2,50,000 rupees, और इस केस में आप कंप्लीटली आप विथड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वैसे जैसे था कि आप सुपरएनुएशन टाइम में इक्वल टू और लेस देन 5 लाख, कि डेथ केस में इक्वल टू और लेस देन 5 लाख, इसको कंप्लीटली विथड्रॉल कर सकते हो, नहीं कि? मगर यहां पर जो है प्री मैच्योर, ये सब मगर प्री मैच्योर एग्जिट केस में, ठीक है, प्री मैच्योर एग्जिट केस में आप इक्वल टू और लेस देन 2.5 लाख यदि होगा, आप कंप्लीटली विथड्रॉल कर सकते हो। नेक्स्ट वन, व्हाट विल हैपन इफ माय अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इज मोर देन a sum of 2,50,000 rupees and my age is less than the minimum age required for purchasing any annuity from any of the empaneled annuity service provider? आपका एज नहीं हुआ है, सपोज आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए, जो अनुइटी सर्विस प्रोवाइडर से उनसे अनुइटी जो है आप परचेज करना चाहते हो, तो आपका मिनिमम एज नहीं हुआ है, तो वहां पर क्या होगा? तो यू विल रिमेन इन एनपीएस अंटिल यू अटेन द एज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर परचेज ऑफ एनी अनुइटी। आप एनपीएस में रहोगे और एज यूजुअल आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करोगे जब तक आपका मिनिमम एज ना हो जाए अनुइटी खरीदने के लिए। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग एनी अनुइटी, यू कैन परचेज द अनुइटी एज पर योर चॉइस। तो तब तक आपको एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना है, और जब आपका मिनिमम एज हो जाएगा अनुइटी खरीदने के लिए, तब उस केस में आप अनुइटी परचेज करोगे आपका चॉइस के हिसाब से। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आ रहा है, तो अच्छे से देखिए। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। अच्छा, एग्जिट फ्रॉम टायर 2, हम टायर 2 अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। जैसे एज यूजुअल अभी जो हमारा अकाउंट है, बेसिकली अभी हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, एनपीएस में है, हमारा वो टायर 1 अकाउंट है, तो वॉल्यूंटरीली हम टायर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, जो हमारा गवर्नमेंट अकाउंट है वो टायर 1 है, हम वॉल्यूंटरली टायर 2 अकाउंट को ओपन कर सकते हैं।
तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल हैपन टू टायर 2 अकाउंट इन केस ऑफ एग्जिट फ्रॉम टायर 1। आपको याद रखना है यदि आप टायर 1 जो अकाउंट है आप एग्जिट कर जाते हो तो ऑटोमेटिकली टायर 2 अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आपका टायर 1 अकाउंट से आप एग्जिट कर जाते हो तो टायर 1 अकाउंट में बताया, तो आप बेसिकली आप जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हो आपका जो एनपीएस जो अकाउंट है वो टायर 1 अकाउंट है। चाहे आप कोई कंपनी कोई बड़ी लोकल बड़ी पीएसयू यहाँ पे काम कर रहे हो तो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में, वहां पर जो आपका अकाउंट है वो टायर 1 है। मगर टायर 2 अकाउंट आप वॉलंटरली ओपन कर सकते हो, मगर टायर 1 अकाउंट जब क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली टायर 2 अकाउंट क्लोज होगा। मगर टायर 2 अकाउंट का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 ईयर्स है, लॉक इन पीरियड है वो 3 ईयर्स है। और जब तक आपका लॉक इन पीरियड खत्म नहीं होगा तब तक आप उससे मनी विथड्रॉ नहीं कर सकते, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर जो बेसिकली लॉकिंग पीरियड 3 ईयर्स है, ठीक है। और आप ये याद रखना है आपका टायर 1 अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका टायर 2 अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और इस केस में यदि आपका जो लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स क्रॉस हो चुका है तो ऑटोमेटिकली जो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, आप कंप्लीटली विथड्रॉ कर सकते हो टायर 2 अकाउंट में जो भी आपका अमाउंट है और लीगल हेयर। ओके, ठीक है। तो कंप्लीटली टायर 2 में जो भी है टायर 2 अकाउंट क्लोज हो जाएगा, मीन्स आप पूरा जो उसमें है जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसको पूरा आप विथड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वन, कैन आई कंटिन्यू टायर 2 अकाउंट आफ्टर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ टायर 1 अकाउंट? यस, जब तक आपका टायर 1 अकाउंट चलेगा तब तक आप टायर 2 अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अभी उसका क्वेश्चन जवाब दिया टायर 1 अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली टायर 2 अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स कैन आई विथड्रॉ फ्रॉम टायर 2 अकाउंट? इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप टायर 2 अकाउंट जो बेसिकली मैं क्या बताया, लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स है, लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स के अंदर आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। तो 3 ईयर्स के बाद आप जितना बार विथड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप टायर 2 अकाउंट में कंप्लीटली विथड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ मेनी टाइम्स दिया है, आप कितना बार विथड्रॉ कर सकते हो, एनी देयर इज नो लिमिट। ठीक है, मगर लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। सपोज आपका टायर 1 अकाउंट क्लोज हो गया तो ऑटोमेटिकली टायर 2 अकाउंट क्लोज हो जाएगा, मगर लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यू कैन विथड्रॉ एनी नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम टायर 2 अकाउंट। अच्छा, हाउ मच कैन आई विथड्रॉ फ्रॉम टायर 2? हाउ मच मीन्स आप चाहे तो एक ही टाइम में पूरा अमाउंट को विथड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। A subscriber can withdraw the accumulated wealth either in full or part at any time. ये वही दे दिया, a subscriber can withdraw the accumulated wealth either in full or part at any time. There shall be no limit on such withdrawal. तो टायर 2 अकाउंट में ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, आप पार्ट विथड्रॉ कर सकते हो और फुल विथड्रॉ कर सकते हो, राइट। नॉमिनेशन के ऊपर चलेंगे, एनपीएस का नॉमिनेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। चलो नॉमिनेशन के ऊपर देखेंगे। वो फर्स्ट क्वेश्चन, इज नॉमिनेशन मैंडेटरी? नॉमिनेशन तो मैंडेटरी है। हु कैन बी नॉमिनेटेड? ओके, इफ ए सब्सक्राइबर हैज ए फैमिली at the time of making a nomination, the nomination shall be in favor of one or more persons belonging to his or her family. आपका फैमिली मेंबर्स को आप नॉमिनी कर सकते हो, एक से ज्यादा होगा तो आप परसेंटेज, सपोज आप ये कर दिया, एक को 20% कर दिया, एक नॉमिनी को, आपका एक फैमिली मेंबर को, सेकेंड आप कर दिया 50% और थर्ड को कर दिया आप 30% कर सकते हो। एक से ज्यादा नॉमिनी आप ले सकते हो। ये मेरा सपोज, ये मैं एक एग्जांपल दे दिया। फर्स्ट नॉमिनी शेयर का 20% मिलेगा, सेकंड नॉमिनी को 50% मिलेगा, थर्ड नॉमिनी को 30% मिलेगा, और एक नॉमिनी आप ले लिया उसको 100% मिलेगा। तो एक से ज्यादा भी ले सकते हो। तो भैया आपका कोई भी फैमिली मेंबर को आप नॉमिनेट कर सकते हो। ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ नॉमिनेशन अंडर एनपीएस? फर्स्ट देखिए, मेल सब्सक्राइबर के लिए हम देखेंगे। मेल सब्सक्राइबर के लिए लीगली वेडेड वाइफ और हिज चिल्ड्रन। ओके, मेल सब्सक्राइबर सपोज जो है मेल सब्सक्राइबर है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेल सब्सक्राइबर है, उसका लीगली वेडेड वाइफ, हिज चिल्ड्रन, मैरिड की अनमैरिड, वेदर मैरिड और अनमैरिड ये नहीं देखेंगे। नेक्स्ट डिपेंडेंट पेरेंट्स,
फादर मदर। एंड नेक्स्ट वन आएगा डिसीज्ड सन्स विडो। यदि आपका सन का डेथ हुआ है तो उसका वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो ये मेल सब्सक्राइबर के लिए किसको किसको आप नॉमिनी ले सकते हो। ओके, सब्सक्राइबर उसका वाइफ को ले सकता है, उसका चाइल्ड को ले सकता है, मैरिड अनमैरिड, इसमें कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ मैरिड और अनमैरिड, डिपेंडेंट पेरेंट्स, और एक ऑप्शन है डिसीज्ड सन्स विडो। आपका सन का डेथ हुआ है तो उसका वाइफ और चिल्ड्रन। सिमिलरली फीमेल सब्सक्राइबर है, फीमेल सब्सक्राइबर किसको किसको नॉमिनेट कर सकता है, लीगली वेडेड हस्बैंड और चिल्ड्रन, वेदर मैरिड और अनमैरिड। उसका हस्बैंड लीगली वेडेड हस्बैंड को लेगा और उसका चिल्ड्रन को लेगा, वेदर मैरिड और अनमैरिड। डिपेंडेंट पेरेंट्स, उसका खुद का पेरेंट्स, जो फीमेल सब्सक्राइबर का पेरेंट्स, और ये भी ले सकता है हर हस्बैंड्स डिपेंडेंट पेरेंट्स। तो हर डिपेंडेंट पेरेंट्स यानी उसका फादर मदर, नेक्स्ट हर हस्बैंड्स डिपेंडेंट पेरेंट्स, और एक है एंड हर डिसीज्ड सन्स विडो एंड चिल्ड्रन। यदि जो फीमेल सब्सक्राइबर है उसका सन का डेथ हुआ है, उसका वाइफ चिल्ड्रन। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू एनी सब्सक्राइबर हु डज नॉट, सपोज यहाँ पर हम मेल फीमेल नहीं देखेंगे, जैसे हम मेल फीमेल देखा, यहाँ पर कोई मेल फीमेल नहीं देखेंगे। तो लीगली वेडेड स्पाउस, देयर चिल्ड्रन वेदर मैरिड और अनमैरिड, देयर डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड देयर डिसीज्ड सन्स विडो एंड चिल्ड्रन। ठीक है, और यहां पर एक एक्सप्लेनेशन है इन एनी ऑफ द अबव थ्री, इफ द चाइल्ड ऑफ ए सब्सक्राइबर और as the case may be the child of a deceased son of the subscriber। यहां पर दिया है, देखिए, इफ द चाइल्ड ऑफ ए सब्सक्राइबर, और एक है यदि आप उसका सन का डेथ होता है, उसका डिसीज्ड सन्स वाइफ, डिसीज्ड सन्स वाइफ और हिज चिल्ड्रन, हम उनको भी ले सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इफ द चाइल्ड ऑफ ए सब्सक्राइबर or as the case may be the child of a deceased son of the subscriber has been adopted by another person। so suppose आपका जो child आप लिया है, child of a subscriber, कि आपका जो deceased son's child, उसको और कोई adopt किया है under personal law of the adopter, adoption legally recognized, adoption को legally recognize कर दिया गया, तो वो child को exclude कर दिया जाएगा। यदि जो सब्सक्राइबर जो चाइल्ड को लिया है, नॉमिनेट किया है, वो चाइल्ड को और कोई अडॉप्ट कर लिया, कि जो डिसीज्ड सन्स चाइल्ड उसको और कोई अडॉप्ट कर दिया और लीगली अडॉप्ट हो गया, वो चाइल्ड नॉमिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, ये बहुत फैमिली के ऊपर क्वेश्चन आता है जो नॉमिनेशन ये में। तो नेक्स्ट पार्ट, व्हाट हैपेंस इफ आई नॉमिनेटेड ए पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू माय फैमिली डिस्पाइट हैविंग फैमिली। आपका फैमिली है मगर आप और किसको नॉमिनेट किया जो आपका फैमिली मेंबर नहीं है। तो इस केस में एनी सच नॉमिनेशन मेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू योर फैमिली शैल बी इनवैलिड। आपका फैमिली है मगर आप और कोई पर्सन को नॉमिनेट कर लिया तो ये नहीं होगा, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। एंड यू हैव टू सबमिट फ्रेश नॉमिनेशन बिलोंगिंग टू योर फैमिली। आपको फिर फ्रेश नॉमिनेशन देना है, जो आपका फैमिली मेंबर ही नॉमिनी होना चाहिए। आपका फैमिली मेंबर है और आप और किसी को आप नॉमिनेट कर दिया, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको फिर फ्रेश नॉमिनेशन देना है, जो आपका फैमिली मेंबर को आप नॉमिनेट ही करोगे। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ द नॉमिनी प्री डिसीजेस द सब्सक्राइबर। यदि आप नॉमिनी का पहले डेथ हो गया, जो नॉमिनी दिए थे वो नॉमिनी का डेथ हो गया, प्री डिसीजन पहले, सब्सक्राइबर के पहले नॉमिनी का डेथ हो गया, तो हम फ्रेश नॉमिनेशन देंगे। सच नॉमिनेशन शैल बिकम वॉइड एंड द सब्सक्राइबर हैज टू सबमिट नॉमिनेशन अगेन। क्योंकि नॉमिनेशन जो हम दिए थे उसका पहले डेथ हो गया, तो हम फिर फ्रेश नॉमिनेशन देंगे। ठीक है, कैन आई नॉमिनेट मोर देन वन पर्सन एंड व्हाट शैल बी परसेंटेज। होगा एक से ज्यादा, मैं अभी बताया था, एक पर्सन को नॉमिनेट करते हो तो 100% शेयर होगा, एक से ज्यादा करोगे तो वहां पर आपको प्रोपोर्शन के हिसाब से देना है। ठीक है, कितना परसेंटेज कितना मिलेगा वो भी डिक्लेयर करना है। Yes, you can nominate more than one nominee and can assign percentage of accumulated pension wealth among them in a way that total such assignment should be equal to 100%. Next one, is it mandatory to file fresh nomination after the marriage? Yes, marriage के बाद आपको fresh nomination देना है। Yes, a fresh nomination is required to be made by the subscriber upon his or her marriage.
समझ में आ रहा है? तो आपको फ्रेश नॉमिनेशन देना है, मैरिज के बाद आपको फ्रेश नॉमिनेशन देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट विल हैपन टू माय नॉमिनेशन इफ आई हैव नॉट फाइल्ड ए फ्रेश नॉमिनेशन आफ्टर मैरिज। तो आपका मैरिज के बाद आप फ्रेश नॉमिनेशन नहीं दिया तो वहां पर क्या होगा, तो आप वो कंडीशन है कि आफ्टर मैरिज आपको फ्रेश नॉमिनेशन देना है, तो द नॉमिनेशन मेड बिफोर मैरिज बिकम्स इनवैलिड हो जाएगा। बिफोर मैरिज आप जो नॉमिनेशन दिया था वो इनवैलिड हो जाएगा, तो आपको फ्रेश नॉमिनेशन देना है मैरिज के बाद। नेक्स्ट वन, हु कैन बी नॉमिनेटेड इफ आई डू नॉट हैव ए फैमिली। यदि आपका फैमिली नहीं है तो आप किसको नॉमिनेट करोगे? इफ यू हैव नो फैमिली एट द टाइम ऑफ मेकिंग ए नॉमिनेशन, द नॉमिनेशन मे बी इन फेवर ऑफ एनी पर्सन और पर्सन्स। आप कोई भी पर्सन को आप नॉमिनेट कर सकते हो, ठीक है। बट सब्सिक्वेंटली सपोज आगे में सपोज आपका कोई फैमिली मेंबर फिर आ सकता है, तो ऑटोमेटिकली जिस पर्सन को आप नॉमिनेट किया था वो इनवैलिड हो जाएगा और आप फ्रेश नॉमिनेशन आपका फैमिली मेंबर को ले सकते हो। सपोज आप अभी अनमैरिड हो, आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, आप कोई भी पर्सन को आप नॉमिनेट कर दिया, मगर आपका मैरिज हो गया, मैरिज होने के बाद आपका लीगली जो वाइफ आ गया, तो आप ऑटोमेटिकली जिस पर्सन को आप नॉमिनेट किए थे वो इनवैलिड हो जाएगा और आपका वाइफ वो बेसिकली नॉमिनेशन में आ जाएगा। तो ये है, ठीक है। सो इफ यू सब्सिक्वेंटली एक्वायर ए फैमिली, सच नॉमिनेशन शैल फोर्थविथ बी डीम्ड टू बी इनवैलिड and if you shall make a fresh nomination in favor of one or more persons belonging to your family, ठीक है। कैन आई नॉमिनेट ए माइनर, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एस हम माइनर को भी हम नॉमिनी के आकार में ले सकते हैं। द नॉमिनेशन कैन बी होली और पार्टली इन फेवर ऑफ ए माइनर। फर्दर क्या है, द सब्सक्राइबर में अपॉइंट एक मेजर पर्सन को लेना है। फर्दर द सब्सक्राइबर में अपॉइंट ए मेजर पर्सन ऑफ हिज फैमिली टू बी द गार्डियन ऑफ द माइनर नॉमिनी। ओके, यदि सब्सक्राइबर का डेथ, अभी तो जो आप सपोज आपका माइनर सपोज चाइल्ड को आप ले लिया, नॉमिनी कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका सब्सक्राइबर उसको नॉमिनी कर दिया, मगर ये कभी कभी क्या है, सब्सक्राइबर का डेथ हो जाएगा और आपका चाइल्ड को आप चाइल्ड माइनर है और आप उसको नॉमिनी किया है, तो इस केस में क्या करेगा, सपोज सब्सक्राइबर का डेथ हो सकता है फ्यूचर में, वो इसलिए क्या होगा, एक मेजर पोर्शन ऑफ हिज फैमिली को वो माइनर नॉमिनी का गार्डियन के हिसाब से लेगा, क्योंकि कभी कभी क्या है, सब्सक्राइबर का डेथ हो सकता है। सो इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर प्री डिसीजिंग द नॉमिनी एंड द गार्डियन, तो इस हिसाब से वो ये बोल रहा है कि आप चाइल्ड को, माइनर आपका चाइल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको नॉमिनी कर सकते हो, मगर नॉमिनी किया है तो वहां पर एक मेजर पर्सन ऑफ हिज फैमिली को आपको लेना है उसका गार्डियन के हिसाब से, क्योंकि कभी कभी क्या है, सपोज सब्सक्राइबर का डेथ हो जाएगा, तो माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड का जो गार्डियन होगा, जो मेजर पर्सन को आप लिया है, ओके, तो समझ में आ गया। तो इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर प्री डिसीजिंग द नॉमिनी एंड द गार्डियन, कैन आई अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी गार्डियन टू माइनर नॉमिनी। हाँ, यदि आपके फैमिली में कोई मेजर फैमिली मेंबर नहीं है तो आप कोई भी देयर इज नो मेजर पर्सन इन द फैमिली, आपका फैमिली में कोई मेजर पर्सन नहीं है तो आप और किसको ले सकते हो, मगर लेना है। कभी कभी क्या है, सब्सक्राइबर का डेथ हो जाएगा, डेथ होने से क्या है, वो जो चाइल्ड है उसका फिर गार्डियन कौन होगा, वो जो चाइल्ड आप नॉमिनेट किया है उसका गार्डियन कौन होगा, क्योंकि वो माइनर है। तो इसके हिसाब से आपका कोई मेजर, आपका फैमिली में मेजर पर्सन है, उसको गार्डियन के हिसाब से लेना है, क्योंकि कभी कभी सब्सक्राइबर का डेथ हो जाएगा बिफोर द डेथ ऑफ नॉमिनी एंड गार्डियन, तो उस केस में जो चाइल्ड को आप माइनर लिया है उसका गार्डियन है, क्योंकि एक मेजर पर्सन ऑफ द फैमिली को आप चूज किया है। और आपका फैमिली में कोई मेजर पर्सन नहीं है तो आप और कोई पर्सन को ले सकते हो, ओके, वो माइनर चाइल्ड जिसको आप नॉमिनेट किया है तो उसका गार्डियन के हिसाब से। यहाँ पर दिया है, हाउ मेनी टाइम्स कैन आई मॉडिफाई द नॉमिनेशन। कभी भी आप नॉमिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, यू कैन चेंज द नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी टैक्स को चलेंगे। टैक्स प्रोविजंस एट विथड्रॉल्स अंडर द एनपीएस। टैक्स केस में बेसिकली जो टायर 1 है, जब आप सपोज सुपर अन्वेषण रिटायरमेंट टाइम में आप 60% लॉमसम 60% को विथड्रॉ कर रहे हो, जो 60% लॉमसम विथड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसमें नो टैक्स। और जो आप मिनिमम 40% को
मिनिमम 40% को अन्युइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मगर अन्युइटी इनकम क्या है, जब आप पेंशन आपको मिलेगा, पेंशन मिलेगा, वो बेसिकली उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मगर जो 40% अभी अन्युइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आप जो लॉन्ग सम विथड्रॉल कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और जो अन्युइटी आप खरीद रहे हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मगर अन्युइटी इनकम जो है, अन्युइटी इनकम मीन्स वही पेंशन है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पार्शियल विथड्रॉल, आपका टोटल सर्विस में आप 3 टाइम्स पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो। आपका खुद का कंट्रीब्यूशन का 20%, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन का 25% मैक्सिमम, आप 3 बार विथड्रॉल करोगे टोटल कैरियर में, और एक बार आप आपका कंट्रीब्यूशन का 25% विथड्रॉल करोगे, तो जो पार्शियल विथड्रॉल होगा वो अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ गया? और यहां पर एनपीएस टैक्स बेनिफिट्स, ये ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से, ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो बेसिकली एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहां पर दे दिया, देखिए ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो 10% वो 80C में जा रहा है। 80C में सभी LIC PLI सभी जाएगा 80C में, तो उसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक जाएगा 80C में आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और चाहे आप LIC किया है कि PLI, जो तमाम है 80C के अंदर जाएगा, और मैक्सिमम 1.5 लाख। तो यहां पर क्लियर होना चाहिए, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो 10% जा रहा है बेसिक और बेसिक पे और DA का, वो 80C के अंदर, वो इसको बोलते हैं 80CCD1। जो एम्प्लॉय का शेयर है वो सेक्शन 80CCD1, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो वो किस में जाएगा, 80C के अंदर जाएगा। और वो कितना होगा, सब मिलाकर मैक्सिमम जो 80C का मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, उसी के अंदर जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन 80CCD1 भी आ गया, ये सबके लिए, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। दिस इज द एडिशनल टैक्स बेनिफिट अप टू 50,000। इस केस में 80CCD1B में सबको मिलेगा। सपोज जो सिंगल सिटीजन के हिसाब से जो भी एनपीएस कर रहे हैं वो भी ये बेनिफिट लेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लेंगे, और आउटसाइडर जो सिटीजन के हिसाब से एनपीएस कर रहे हैं वो भी लेंगे। तो ये एडिशनल बेनिफिट 50,000 इसमें आएगा, 80CCD1B में जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है बेसिक पे प्लस डीए का 10%, वो 80CCD1 वो किस में आएगा, 80C के अंदर आएगा, और 80C में मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख के ऊपर एग्जेम्पशन है। और यहां पर एडिशनल जो 50,000 के ऊपर आएगा 80CCD1B, और ये दोनों को मिलेगा। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, बजट 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से शुरू हुआ। ठीक है, दिस इज ओवर एंड अबव द सेक्शन 80CCD1, ये एक्स्ट्रा 50,000 है, ये याद रखना है। दिस इज ओवर एंड अबव सेक्शन 80CCD1। और ये जो आएगा 80CCD2 के लिए ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए आएगा। ये ओनली गवर्नमेंट शेयर जो 14% है, जो 1 अप्रैल 2019 से गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना है, 14% है, तो ये अलग तरीके से ये एग्जेम्पशन होगा 80CCD2। ये ओनली क्या होगा ना, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, ये ओनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है 14 पर बेसिक पे प्लस डीए का जो 14%, ये 80CCD2 में जो भी होगा, जो अमाउंट होगा वो टोटली एग्जेम्प्ट होगा। ये ओल्ड टैक्स रिजाइम में, अभी 2 रिजाइम है, एक न्यू है एक ओल्ड है। और चलेंगे टायर 2 में, ओल्ड रिजाइम टायर 2 में क्या है, आप जो टायर 2 में इन्वेस्ट कर रहे हो वो बेसिकली 80C के अंदर, वो बेसिकली वही 80C के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख उसी के अंदर आएगा, मैक्सिमम 1.5 लाख उसी के अंदर आएगा। इसके अंदर कौन आएगा, 80CCD1 आएगा और टायर 2 आएगा। ये दोनों का इन्वेस्टमेंट 80C के अंदर आएगा, और 80C में मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना है, 1.5 लाख है। और यहां पर दिया है ऑल्सो इफ समवन अवेल्ड ऑफ सच टैक्स बेनिफिट्स देन द इन्वेस्टमेंट मनी विल बी लॉक्ड फॉर 3 years। ओके, ये बेनिफिट आप ले रहे हो तो आपका जो लॉक इन पीरियड रहेगा टायर 2 में 3 years के लिए रहेगा। क्योंकि मैं बताया था, आप टायर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉक इन पीरियड 3 years मींस 3 years के अंदर आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, 3 years के बाद आप विथड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये 80C के अंदर आएगा टायर 2 में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ओल्ड टैक्स रिजाइम में। चलो नेक्स्ट चलेंगे, अभी न्यू को चलेंगे। न्यू में इसमें कोई बेनिफिट, न्यू में ओनली जो 80CCD2 है, ओनली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है 14%,
जो जा रहा है बेसिक पे प्लस डीए, ओनली इसी को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80 CCD1 की 80 CCD1B जो एक्स्ट्रा 50,000 है, ये सब नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं है न्यू टैक्स रिजाइम में। ओनली जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आता है 80 CCD2 में, ये बताया गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन किस सेक्शन में आता है, अंडर सेक्शन 80 CCD2 में, वो एक्चुअली एग्जेम्प्ट होगा। मगर जो 80 CCD1 था, जो एम्प्लॉय का शेयर था, वो 80C के अंदर आता था, उसमें 1.5 लाख का एग्जेम्पशन था। क्योंकि आपको याद होगा न्यू टैक्स रिजाइम में 80 ये सेक्शन नहीं है, सेक्शन 80C, सेक्शन 80 CCD1, 80 CCD1B, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली 80 CCD2 जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है उसमें आपको जितना है वो एग्जेम्पशन मिलेगा, टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, ये अभी जो एनपीएस टैक्स बेनिफिट्स 2023 में है। क्लियर? नेक्स्ट एनपीएस टैक्स बेनिफिट्स ऑन प्री मैच्योर विथड्रॉल में आप मैक्सिमम कितना विथड्रॉल कर सकते हो? मैक्सिमम आप अक्यूमुलेटेड अमाउंट का 20% विथड्रॉल कर सकते हो। तो ये जो मैक्सिमम 20% विथड्रॉल करोगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। और बाकी जो 80% आप ये जो है मिनिमम 80% आप अन्युइटाइजेशन जो है अन्युइटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, ये जो इन्वेस्ट करोगे 80% उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मगर जो अन्युइटी इनकम मिलेगा, अन्युइटी इनकम मीन्स पेंशन मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पेंशन जो मिलेगा, जो अन्युइटी इनकम मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, ये पार्ट में आ गया प्रोविजंस रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ, ये आ गया डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। इसमें देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ऑन द बेनिफिट्स फ्रॉम अक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम एंड ग्रेचुइटी इन रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर एनपीएस। सपोज आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, तो वहां पर क्या वो आपका एनपीएस को अफेक्ट करेगा, क्या वो आपका ग्रेचुइटी को अफेक्ट करेगा, उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। आप देखिए उसके ऊपर एक सर्कुलर आया था, ये सर्कुलर नंबर था 57/03/2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ये आया था 27 अक्टूबर 2022 में, ये अमेंडमेंट आया था। उसमें क्लियरली मेंशन है, आप देख लीजिए कि जो रूल 19 जो हमारा आया था सीसीएस इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021, ये जो मार्च में आया था, मार्च 2021 में सीसीएस इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि प्रोवाइडेड दैट द डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स व्हिच वी आर इंस्टीट्यूटेड व्हाइल द सब्सक्राइबर वाज इन सर्विस बट आर नॉट कंक्लूडेड बिफोर रिटायरमेंट और द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है। सपोज आप जब इन सर्विस में थे, आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड हुआ था, मगर बिफोर रिटायरमेंट वो कंक्लूड नहीं हो पाया। तो बिफोर कंक्लूड नहीं हो पाया मीन्स ऑटोमेटिकली आफ्टर रिटायरमेंट वो भी चलता रहेगा, ऑपरेट होता रहेगा। जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको बिफोर सुपरएनुएशन ऑपरेट किया था, वही ऑपरेट करेगा आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि अभी वो कंक्लूड नहीं हुआ है। जो आपके ऊपर जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है, तो बिफोर रिटायरमेंट वो कंक्लूड नहीं हुआ है, तो आफ्टर रिटायरमेंट वो भी चलेगा, कंटिन्यू करेगा, नहीं कि। और वहां पर एक क्वेश्चन आता है, जो यदि रिटायरमेंट के बाद उसको कंटिन्यू कौन करेगा? जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको कंटिन्यू कर रहा था, वही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको कंटिन्यू करेगा। और एक है, सपोज ये जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड आफ्टर रिटायरमेंट, आपका रिटायरमेंट हो चुका है, रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली आपके ऊपर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हुआ, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका एनपीएस में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो क्लियरली मेंशन, शैल नॉट अफेक्ट द बेनिफिट्स पेबल। सपोज बेनिफिट्स क्या है, जैसे रिटायरमेंट टाइम में आपको मिनिमम 60% आप विथड्रॉ करोगे और मैक्सिमम 60% आप विथड्रॉ करोगे और मिनिमम 40% आपका अन्युइटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट होगा, तो उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा।
सपोज रिटायरमेंट टाइम में भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग वो ऑपरेट हो रहा है, वो कंक्लूड नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है, तो उस केस में इसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा। जैसे आपको आपका अकोमुलेटेड अमाउंट से मैक्सिमम 60% आप विथड्रॉल करोगे, उसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा। और जो अनविटाइजेशन के ऊपर मिनिमम 40% आपको इन्वेस्ट करना है पेंशन के लिए, उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वही दे दिया यहाँ पर, shall not affect the benefits payable to the subscriber out of his accumulated pension corpus, and the lump sum and the annuity out of his accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the authority as admissible in case of exit of a subscriber। तो जैसे आप सुपर एनुएशन में एग्जिट कर रहे हो, जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वही बेनिफिट मिलेगा, उसमें कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, यदि आपका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग वो इनिशिएट होता रहेगा, वो कंक्लूड नहीं हुआ है, आपका रिटायरमेंट के टाइम में भी वो होता रहेगा, ऑपरेट होता रहेगा, तो उस केस में जो आपका एग्जिट सुपरएनुएशन एग्जिट टाइम में जो भी बेनिफिट है उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और एक ग्रेचुइटी के ऊपर है, ये रूल 5 आ गया। एक आया है सीसीएस, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी अंडर एनपीएस रूल्स 2021, इसके ऊपर मैं आगे में वीडियो लाऊंगा, तो उसका रूल 5 देख लीजिए। रूल 5 ऑफ द सीसीएस, रूल 5 ऑफ द सीसीएस, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी अंडर एनपीएस रूल्स 2021, यहां पर दिया है, यदि डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड व्हाइल द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज इन सर्विस, आप सर्विस में थे और वहां पर डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एक्चुअली इंस्टीट्यूटेड हुआ था, द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज फाउंड गिल्टी, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस, आप जो चल रहा था, जिस केस में आपको कल्प्रिट माना गया था कि आप गिल्टी थे, वो प्रूव हुआ, आपका जो ग्रेव मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस के वजह से यू फाउंड गिल्टी, तो वहां पर हिज ग्रेचुइटी में बी विथहेल्ड, इसका ग्रेचुइटी को मे बी विथहेल्ड आइदर इन फुल और इन पार्ट, एंड रिकवरी में बी ऑर्डर्ड फ्रॉम ग्रेचुइटी ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेकुनियरी लॉस कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट को कुछ लॉस हुआ है, सपोज आप के ऊपर डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा था और वो भी प्रूव हो गया, इसमें भी प्रूव हो गया कि आप गिल्टी हो, तो उस केस में क्या होगा, जो गवर्नमेंट को जो पेकुनियरी लॉस हुआ है, ये जो गवर्नमेंट को जो पेकुनियरी लॉस हुआ है वो आपका ग्रेचुइटी से, चाहे पार्ट हो कि होल हो, ग्रेचुइटी से ही रिकवरी होगा। समझ में आ गया? तो वहां पर जो सुपरएनुएशन में जब एग्जिट कर रहे हो, जो बेनिफिट मिल रहा है, वहां पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, ओनली जो रिकवरी होगा, जो गवर्नमेंट को जो पेकुनियरी लॉस हुआ है, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वो आपका ग्रेचुइटी से ही रिकवरी किया जाएगा, चाहे पार्ट हो कि फुल हो। ठीक है, और नेक्स्ट है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट the departmental proceedings shall be deemed to be proceedings under rule 5 of the central civil services, payment of gratuity under nps rules 2021, and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the government servant had continued his service। यहां पर क्या दिया है, जब आपका रिटायरमेंट हुआ तब वो आपका जो आपके ऊपर जो प्रोसीडिंग चल रहा है, चाहे जुडिशियल हो कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, रिटायरमेंट के बाद एज यूजुअल चलता रहेगा। और जो भी अथॉरिटी जब वो कमेंस हुआ था, वो जो प्रोसीडिंग्स एक्चुअली इंस्टीट्यूटेड हुआ था, जो भी अथॉरिटी किया था, वही अथॉरिटी रिटायरमेंट के बाद वही अथॉरिटी एज यूजुअल, वो इट मींस अथॉरिटी के अंडर में वही प्रोसीडिंग्स चलेगा। ठीक है, जैसे आप सर्विस में थे, अभी सर्विस में नहीं है, अभी रिटायर हो चुका है, सेम वो जो अथॉरिटी आपका प्रोसीडिंग्स को कमेंस किए थे, वही अथॉरिटी के अंडर में वही अभी प्रोसीडिंग्स चलेगा। और जब तक वो कंक्लूड नहीं हुआ है रिटायरमेंट के बाद, तब तक आपका ग्रेचुइटी को हेल्ड अप कर दिया जाएगा, आपका ग्रेचुइटी को नहीं दिया जाएगा, आपका ग्रेचुइटी को हेल्ड अप कर दिया जाएगा, जब तक आपका जो आपके ऊपर जो प्रोसीडिंग चल रहा है वो क्लियर ना हो जाए। वही दिया है, नो ग्रेचुइटी शैल बी पेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon। जब तक वो जो जुडिशियल और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है वो कंक्लूड ना हो जाए और आपको उसके ऊपर फाइनल ऑर्डर ना आ जाए, तब तक आपका ग्रेचुइटी को हेल्ड अप किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए। चलो नेक्स्ट में आएंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, coverage under CCS rules in place of national pension system of those central government employees who were recruited against the post or vacancies advertised or notified for recruitment on or before
22 दिसंबर 2003, इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया है और उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर दे दिया, नोटिफिकेशन का नंबर भी दे दिया, ये 3 मार्च 2023 में आया। ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या है ना, जो भी बेसिकली एडवर्टाइजमेंट आया था बिफोर 22 दिसंबर 2003, क्योंकि एनपीएस लागू हुआ 1 जनवरी 2004 से, और जो एडवर्टाइजमेंट आया था रिक्रूटमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट आया था बिफोर 22 दिसंबर 2003, और ये जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसी एडवर्टाइजमेंट में रिक्रूटमेंट हुआ आफ्टर रिक्रूटमेंट जो हुआ आफ्टर 1 जनवरी 2004, इसके बाद रिक्रूटमेंट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? मगर एडवर्टाइजमेंट कब से आया था? बिफोर 22 दिसंबर, बिफोर ये आया था, बिफोर जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो आया था कब? बिफोर 22 दिसंबर 2003, और मगर जो रिक्रूटमेंट मिला वो आफ्टर 1/1/2004, तो उनके लिए अभी भी ऑप्शन है, गवर्नमेंट बोल दिया कि उनके लिए ऑप्शन है, वो ओल्ड पेंशन अभी ले सकते हैं। समझ में आया? तो वही दे दिया, जो भी एडवर्टाइजमेंट आया था रिक्रूटमेंट के लिए वो आया था बिफोर 22 दिसंबर 2003, ये दे दिया है। वही देखिए, विच वाज एडवर्टाइज्ड और नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट प्रायर टू द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम, दैट इज टू से 22 दिसंबर 2003 पहले, 22 दिसंबर 2003 प्रायर टू 22 दिसंबर 2003 वो एडवर्टाइजमेंट आया था, मगर उस एडवर्टाइजमेंट में जो एग्जाम हुआ और फाइनली रिक्रूटमेंट मिला वो आफ्टर 1 जनवरी 2004 हो गया था, और उनका एनपीएस था, मगर अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर किया, मगर वो एडवर्टाइजमेंट आया था प्रायर टू 22 दिसंबर 2003, तो इसके लिए उनके लिए ओल्ड पेंशन वो अभी ले सकते हैं, वो ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन कब तक? ये 31 ऑप्शन कब तक दे सकते हैं? इसके अंदर दे सकते हैं। क्या वो न्यू एनपीएस को प्रीफर करेंगे ना ओल्ड पेंशन को जाएंगे, तो उनके वो ऑप्शन दे देंगे 31 अगस्त 2023 के अंदर उनका ऑप्शन देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आया है, उसका मार्च में ये अमेंडमेंट आया है। समझ में आया? चलो थोड़ा लास्ट पार्ट है एनपीएस एमोलुमेंट्स के ऊपर जाएंगे। एनपीएस एमोलुमेंट्स में एक अमेंडमेंट सर्कुलर आया था, यहाँ पर देख लीजिए एमोलुमेंट्स, ये 25 अक्टूबर 2022, emoluments for determining mandatory contributions under NPS in respect to central government employees covered under NPS। यहाँ पर हम emoluments के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक एक मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वन ये दिया है, तो बेसिकली जो रूल 5 में दिया है, आप देखिए अभी जो ये आ गया सीसीएस ग्रेचुइटी रूल्स, सीसीएस एनपीएस ग्रेचुइटी रूल्स जो आया, एनपीएस ग्रेचुइटी रूल्स 2021 आया, उसी का रूल 5 आप देखिए, उसमें एमोलुमेंट्स बेसिकली बेसिक पे प्लस डीए एमोलुमेंट्स, और यदि मेडिकल प्रोफेशनल है नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, मगर सबके लिए नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस नहीं है, जनरली बेसिक पे प्लस डीए, मगर मेडिकल पर्सनल आएगा तो एनपीए नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस भी ऐड होगा, ये एमोलुमेंट्स होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये किसमें? रूल 5 में बताया, जो सीसीएस ग्रेचुइटी रूल्स, सीसीएस एनपीएस ग्रेचुइटी रूल्स 2021, रूल 5 में क्लियरली एमोलुमेंट्स को मेंशन किया गया है। जो आपको ग्रेचुइटी मिलेगा वही ग्रेचुइटी में हमको इसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, बेसिक पे प्लस डीए, मगर मेडिकल पर्सनल है तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ऐड होगा। ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट वन है कि एमोलुमेंट फॉर द डिटरमाइन द मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन अंडर द, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो ये बेसिकली जो आपका बेसिक पे कहां पर, जो आप फंडामेंटल रूल देखिए, आपका बेसिक पे को डिफाइन किया गया है, बेसिकली फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 21 और सब डिविजन्स ए देन सब डिविजन्स आई, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसमें बेसिक पे को डिफाइन किया गया है, तो इसमें नॉर्मली जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बेसिकली आपका जो 10% जा रहा है, जो एम्प्लॉय का 10% जा रहा है, वो एमोलुमेंट्स क्या है? बेसिक पे प्लस डीए, और मेडिकल पर्सनल है नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, उसका 10% जा रहा है, और वैसा ही जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है उसका 14%।
और एनपीए सबके लिए नहीं है, एनपीए बेसिकली मेडिकल पर्सनल है, नॉर्मली हमारे लिए बेसिक पे प्लस डीए। और ये जो बेसिक पे को डिफाइन किया गया है फंडामेंटल रूल 9 बेसिकली सबसेक्शन 21 और सबसेक्शन 21 का जो सब डिवीजन ए है और सब डिवीजन आई है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आप जो लीव सैलरी मिलता है, जो लीव टाइम में आपको जो लीव सैलरी मिलता है वहां पर भी आपका एमोलुमेंट्स बेसिक पे प्लस डीए, ओके। बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और आपका मेडिकल पर्सनल तो एनपीए, ये तीनों के लिया जाएगा। जो आपको लीव सैलरी मिलता है वही दे दिया ड्यूरिंग लीव ऑफ सब्सक्राइबर, ज्यादा उसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे, वही है बीपी प्लस डीए प्लस एनपीए, आपको जो लीव सैलरी मिलेगा, ठीक है। Suppose if a subscriber had been absent from duty or was on extraordinary leave during whole or part of a calendar month, the pay or the amount representing pay, non-practicing allowance and dearness allowance in the leave salary which is actually due for the part of the calendar month during which he was on duty or was on leave for which leave salary is payable shall be taken। तो यहाँ emoluments यहाँ पर वही बेसिक पे प्लस डीए प्लस एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ठीक है। इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, चलो आगे में चलते हैं। सस्पेंशन टाइम में आपका एमोलुमेंट्स क्या है, आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस आपका एमोलुमेंट्स है। सस्पेंशन टाइम में आपका जो बेसिक पे हाफ हो जाता है, 50% मिलता है सब्सिस्टेंस अलाउंस, तो आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस ही आपका सस्पेंशन पीरियड में आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस ही आपका एमोलुमेंट्स है, ठीक है। आपका बेसिक पे का हाफ, बेसिक पे का 50% बेसिक पे का हाफ हो जाएगा और उसके ऊपर डीए, इसके ऊपर ही डीए कैलकुलेट होगा, नहीं कि, और इसके ऊपर ही एनपीए कैलकुलेट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन डेपुटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पे ड्रॉन बाय ए सब्सक्राइबर व्हाइल ऑन डेपुटेशन इन इंडिया शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एमोलुमेंट्स। जो आप डेपुटेशन इन इंडिया, विद इन इंडिया आप डेपुटेशन में चला गया अदर कैडर को, और वहां पर जो पे ड्रॉन कर रहे हो वही आपका एमोलुमेंट्स है, ओके। आप विद इन इंडिया में आप डेपुटेशन में चले गए और अदर कैडर को, और वहां पर जो आप पे ड्रॉन कर रहे हो वही आपका एमोलुमेंट्स है। मगर यदि आप आउटसाइड इंडिया चले गए, डेपुटेशन की फॉरेन सर्विस में आउटसाइड इंडिया चले गए, तो वहां पर एमोलुमेंट्स क्या होगा, जैसे आप जो इंडिया में आप सर्विस में थे, आपका जो पे ड्रॉन था, आप जैसे अभी डेपुटेशन में गया है, आप ये माना जाएगा कि आप डेपुटेशन में नहीं गया है, अभी आपका वही पेरेंट कैडर में आप हो, और आपको जो आपका जो पे ड्रॉन कर रहे हो बेसिक पे डीए है वही आपका एमोलुमेंट्स होगा। तो however in case of subscriber on foreign service or deputation outside India, the pay which he would have drawn under the government had he not been on foreign service or such deputation shall be taken into account for emoluments। जैसे आप नहीं गया है, जैसे आपका अभी पेरेंट कैडर में हो और जो बेसिक पे डीए आपको मिल रहा है वही आपका एमोलुमेंट्स वैसा ही होगा, चाहे आप आउटसाइड इंडिया में डेपुटेशन में फॉरेन सर्विस में काम कर रहे हो। मगर वहां पर हम क्या मानेंगे कि जैसे आप डेपुटेशन में नहीं गया, अभी आप पेरेंट कैडर में हो और आपको जो बेसिक पे डीए मिल रहा है वही आपका एमोलुमेंट्स होगा, राइट। where a retired subscriber who is re-employed in government service and to whom these rules are applicable and whose pay on re-employment has been reduced by an amount not exceeding his monthly pension। तो मंथली पेंशन आप ले रहे हो तो पे, जब आपका पे फिक्सेशन होगा, जो आप पेंशन ले रहे हो वो उसको रिड्यूस कर किया जाएगा, नहीं कि आप पेंशन लोगे तो पेंशन लोगे मीन्स आपका जो पे फिक्सेशन होगा तो आपका पेंशन अमाउंट को उससे रिड्यूस किया जाएगा, तो रिड्यूस करके जो पे होगा वही आपका एमोलुमेंट्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है इधर, तो वही उसी चीज को री एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। तो ये मैं कंप्लीटली बताया जो अभी जो अमेंडमेंट आया है एनपीएस के ऊपर, ठीक है, उसको आप अच्छे से देखिए। सो इतना ही था आज का वीडियो। So please subscribe my channel, share my channel and like my channel. Thank you and namaskar to all of you.